इस क्षेत्र का नाम सोहाना है, तो कोई भी आके उसको सोना ही लगेगा। नाम ही ऐसा है तो अच्छा लगना ही है। और जिनको अच्छा नहीं लगता वो युवराज के साथ जा सकता है। आज सोहाना के पान्ना प्रमुख सम्मेलन में मंच में हमारे गुरुग्राम की अध्यक्षा गार्गी कक्कर जी, इस जिले के प्रभारी दीपक मंगला जी एवं विधायक जीएल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपके सबके लोकप्रिय विधायक हमारे संजय सिंह जी, तेजपाल तंवर जी पूर्व विधायक, मनीष करोले जी जिला महामंत्री, महेश यादव जिला महामंत्री, ओम प्रकाश जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, अंजू देवी सोहाना नगर परिषद अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष गौरव चूक सोहाना, रामकिशन राघव गणसी, मुकेश शर्मा जी, और यह बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बहने, मेरे सभी पन्ना प्रमुख और मेरे मीडिया के मित्रों, मैं जब हरियाणा में प्रभारी के रूप से आया था तब बहुत लोग हमको बोलते थे, पत्रकार बंधु भी बोलते थे, कि आपको बहुत कठिन काम दिया है मोदी जी ने, नड्डा जी ने, बहुत कठिन है तीसरी बार सरकार बनाना। ऐसा एक वातावरण बना हुआ था पूरे प्रदेश में, और हम लोग सब मिलकर काम करते रह गए। और कुछ नए नए होते रह गए। उसके बाद भी हमारे मन में, बहुत लोगों के मन में, अभी जो 5 राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले तक क्या होगा, कहां जाएंगे, चिंतित सब है। जैसे ही रिजल्ट आया, मेरे पत्रकार मित्र भी बोल रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता जो लोग बोलता है वो भी बोलता है, क्या बोलता है, भाई साहब सरकार तो इस बार तीसरी बार आने वाला है, और मोदी जी को 10 के 10 लोकसभा सीट हरियाणा वालों दोबारा देने वाले। मैं वही बात 1 साल 1.25 साल पहले बोल रहा था, तो मेरे पत्रकार मित्रों को भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या मित्र आपको लगता है जैसे ही रिजल्ट आया, क्या हरियाणा में हमारे कार्यकर्ता परिवर्तित हो गया, नया कार्यकर्ता तैयार हुआ, प्रदेश परिवर्तित
परिवर्तित हो गया भौगोलिक स्थिति। संजय जी हमारे विधायक को परिवर्तित हो गया, गार्गी जी यहाँ का जिला अध्यक्ष है वो परिवर्तित हुआ, कुछ नहीं परिवर्तित हुआ, परिवर्तित से हमारा मन हुआ है, वो सब सही है, वैसा तो वही है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे मन में दिखा तैयार हुआ था क्योंकि मन में विश्वास कम थी। और याद रखना, जीवन में जिसके पास विश्वास है वो नरेंद्र भाई मोदी बनता है। एक कहावत में विश्वास में कृष्ण में मिलता है, ये तो कुरुक्षेत्र का भूमि है। किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में ही, किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई किसान वो सोच ले जो मेरे जमीन में इस बार जो हमने गेहूं लगाया वो अच्छा नहीं फलेगा, किसी ने बोल दिया आपका गेहूं का खेती बढ़िया नहीं बना इस बार, और वो सोचते रह गया ये अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं फलेगा, वही होने वाला है। हम जैसा सोचते हैं हमारे सामने का रास्ता वैसा ही तैयार होता है। इसलिए आपके जैसा मैं छोटा सा कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक बना हूं, मैं सभी समय पॉजिटिव सोचता हूं, जीत के तरफ सोचता हूं। हार के विषय में मेरा अनुभव ही नहीं है और वो अनुभव मैं लेना भी नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा का सरकार बनेगी और मोदी जी को भी हमारे 10 के 10 लोकसभा सीट जाने वाली है। आज जाके 5 राज्य के निर्वाचन के रिजल्ट आने के बाद तब जाके मीडिया भी बोलता है सर आप तो रक्षा नहीं है, आप तो सब कुछ साइक्लोन आने वाला है। जनता वही है, भूमि वही है, लोग वही है, चिंतन का परिवर्तन हुआ है। हम जैसा सोचते वैसा ही होता है दुनिया। इसलिए मेरे मित्रों, हम मन से जब कुछ हार जाते हैं तो हमारे सामने हार आता है। अब निर्भीक डरिए मत, किसी भी क्षेत्र में जाइए, विश्वास के साथ जाइए, प्रतिष्ठा आपके पैर चूमेगा। अभी भी बहुत लोग बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में लास्ट में मेरे पत्रकार मित्र बोल रहे हैं आप लोग आसपास कंपटीशन करेंगे, 10 एमएलए कम हो जाएगी कांग्रेस से। राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान का धारा चलता है, राजस्थान 5 साल में परिवर्तित होता है, इसलिए बोल रहे थे राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। ऐसा हुआ क्या? ऐसा मोदी जी ने सोचा था क्या? ऐसा अमित भाई जी ने सोचा था क्या? ऐसा नड्डा जी ने सोचा था क्या? मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, इलेक्शन होने के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मालूम था जो हरियाणा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास 50 सीट के ऊपर सीट आने वाले हैं। हम लोग जानते थे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जानते थे। मध्य प्रदेश में 150 के ऊपर सीट आने वाले हम जानते थे, किंतु वातावरण ऐसा बना दिया गया क्योंकि उस भीड़ में हम बोलेंगे भी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे ही 5 राज्य का निर्वाचन का गणित सामने आया, हरियाणा में हर गांव में बोलने लगा
मोदी तो तीसरे बार। इसलिए मेरे पन्ना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूं, मैं हरियाणा में लगभग सभी प्रांत में घूम चुका हूं। हरियाणा के लोगों का जो स्वभाव है, जो शैली है, वो भाजपा के साथ मिल खाता है। बाकी सब पार्टी, अब एक बार उठ के देखिए, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए और बाकी कांग्रेस से लेकर जितने भी पार्टियां हैं इस देश में, उस पार्टी में कभी भी उस परिवार के व्यक्ति के सिवाय सीएम और पीएम नहीं बन सकता है। तो हम उस पार्टी के पास क्यों जाएंगे जब मेरा बेटा सीएम नहीं बन सकता, मेरा बेटा पीएम नहीं बन सकता, वो पार्टी हम क्यों करेंगे? मैं तो अपने बेटे को कभी नहीं बनूंगा। मैं तो अपने बेटे को नंबर 1 बनाना चाहूंगा। हर पिताजी माताजी यही सोचता है, मेरा बेटा मेरा बेटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यही तो आधार है, यही तो संसार का नियम है। हम मेहनत करें और एक परिवार के लोग ही बार बार सीएम और पीएम बनते रहेंगे, वही लोग चलाएंगे। क्या हम दास बन के उस परिवार के रहेंगे? हमको उसी परिवार के सामने माथा झुक के रहना पड़ेगा? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, बात स्वाधीनता, हम कुछ भी बोलते हैं। यहां बैठ के विप्लव देव का आशीर्वाद भी दे सकता है, गाली भी दे सकता है, इसका भी अधिकार है इस देश में। और हम मेहनत करें और किस परिवार के लिए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं मरते दम तक ऐसे पार्टी का दर्शन भी नहीं करना चाहूंगा जिसमें मेरा प्रतिष्ठा नहीं है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, मेरे माता पिताजी के इच्छा के बारे में बोल रहा हूं। मैं अपने बच्चों को स्कूल में जब देता हूं, हर माता पिता ही चाहता है स्कूल में उस क्लास में मेरा बेटा ही नंबर 1 बने, मेरे बेटी ही नंबर 1 बने। ये तो दुर्भाग्य इस देश का। इंग्रेज जाने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कुछ हद तक, क्या कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट तो अलग विचारधारा है, हमारे भौगोलिक स्थिति और कल्चर के साथ मिलता ही नहीं, किंतु तब भी मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं, इनके यहां भी परिवारवाद नहीं चलता और एक परिवार नहीं चलाता है। आज इतने साल हो गया कांग्रेस को वही एक ही परिवार चलाता है। कभी कभी कहां कहां पहुंच जाता है कुछ पता ही नहीं। इसलिए मेरे सोहरा के सभी जनताओं से अपील है, एक बार आपने अंदर झांक के देखिए, क्या हमको मिलने वाले हैं इसके लिए जरूर सोचिए। किंतु बीजेपी नहीं हो तो क्या खोने वाले हैं इसके बारे में भी सोचिए। बीजेपी नहीं है, नरेंद्र भाई नहीं है, तो उसके पीछे जाके एक बार सोचिए तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा दिन। हमारे सामने सब कुछ अच्छा ही होता है, कुछ होते रहता है, हम सोचते ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते रहेगा। ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। हम कभी कभी गलती करते हैं, गलती करने के बाद अफसोस करते हैं, गलती हो गया, क्या कर डाला, किसको वोट दिया, किसको जिता दिया।
किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश जब एक नया आयाम तैयार कर रहा है, डिजिटलाइजेशन के मामले में देश जब दुनिया के सबसे अग्रणी देश में चले आ रहे हैं, हर क्षेत्र में भारत के झंडा ऊपर जा रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे तो चंद्रयान में दक्षिण स्थान पे सैटेलाइट बैठाने की बात हो, किसानों को खेती में हमारे ड्रोन दीदी गांव में महिला ड्रोन चलाएगी। कभी सोचा है इजराइल से हमने स्टोरी सुना है, जर्मनी का स्टोरी सुना है, ड्रोन उड़ता है। आज ड्रोन से किसान अपने बीज लगा सकता है, अपने खेती में दवा दे सकता है कम खर्चे में। और कौन चलाने वाले हैं, किसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है? 15,000 पहले महिला को दिया जा रहा है, मेरे बहनों को दिया जा रहा है, जिनको एक समय माना जाता था महिला तो कुछ कर नहीं सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश में महिला के लिए 33% आरक्षण लाया है। देश में इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नहीं ले पाया महिला होके भी। वोट बैंक के कारण डर गया, महिला को देंगे तो पुरुष का विरोध कर बैठे। सोनिया गांधी यूपी का प्रधान रही, 10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, महिला बिल लाके भी पास नहीं करा पाया कि उनके साथ वाले लोग फाड़ के फेंक दिया। सोनिया देखते रह गई है। और नरेंद्र भाई मोदी एक गरीब का बेटा, चाय वाला का बेटा आके 33% आरक्षण महिला को देके साबित कर दिया, जो मन में ठान लेता है वो किया जा सकता है। हमने कभी वोट बैंक का राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी वोट बैंक नहीं है। इन पारिवारिक पार्टी के पास वोट बैंक है, वो जातिगत कारण के समीकरण बैठाता है। हम लोग नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते तो 3 तलाक नहीं उठाते। मुस्लिम को तोषण करके कांग्रेस ने, बाकी पार्टी ने राजनीति किया। मैं मुस्लिम बहनों को बोलता, पूछिए जाके 3 तलाक जब मुस्लिम का इतना प्रिय ही था तो 3 तलाक क्यों नहीं उठाया इन लोगों ने? 3 तलाक भी हमें को उठाना पड़ा। 370 धारा आर्टिकल 35 उसमें तो हाथ लगाएंगे तो वो शौक लगेगा, मर जाएंगे आप। मैं भी नॉर्थ ईस्ट गांव में हूं था, वहां सामान्य लोगों को सिखाया जाता था 370 में हाथ लगाएगा, पूरे मुस्लिम कंट्री हमको तेल बंद कर देगा, हमारे सब खत्म हो जाएगा, हम अंधेरे में चले जाएंगे, मोमबत्ती भी नहीं मिलेगा। और आज हमने 370 हटा दिया, आर्टिकल 35 जो हटा दिया, और चंद्रयान में हमने सैटेलाइट भी बैठा दिया। मेरे मित्रों, ये सब बहम फैलाने वाले लोग थे इस देश में। इंग्रेज चले जाने के बाद में इंग्रेज के पुत्रों इस देश में राजनीति में रह गया। इनका सोच उसके माध्यम से निकलता था। मेरे मित्रों, आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने और एक बड़ा काम किया है। ये हमारे जीवन के पद्धति को बदल देगा। मेरे मित्रों, असली फ्रीडम तो हमको अब मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उसमें मोहर लगा दिया है। वो कौन क्या है? भारतीय 3 आइन जो है, सीआरपीसी, उसके बाद आईपीसी, एविडेंस लॉ, ये 3 लॉ में हमारा चलता है जीवन शैली। और तीनों इंग्रेज के बना हुआ से 150 साल पुराना आइन था। इनको इन लोगों ने परिवर्तित नहीं किया। इंग्रेज चले गए, इंग्रेज का कानून इस देश में लागू रह गया। उसी कारण से बार बार देश में ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। हमने जब इस कानून को लाया, विरोधी पार्टी के कोई भी संसद में नहीं रहे, क्योंकि उस कानून का भागीदारी वो बनना नहीं चाहता है, क्योंकि वो इंग्रेज के भागीदारी है।
वो आज भी भारत के स्वाधीनता को उपभोग नहीं कर पाए। इनके अंदर इंग्रेज का सोच, इंग्रेज का दिमाग रह गया मेरे मित्रों। इस कानून के बारे में साधारण जनता समझता है ये हमारा काम नहीं है, थानेदार का काम है, वकील का काम है, राजनीति का काम है। मैं नहीं कहता हूं, ये जनता के काम है। आपका अधिकार आपको जानना चाहिए, कानून आपको जानना चाहिए। जब तक कानून सरलीकरण नहीं होगा तब तक गरीब के लिए कानून नहीं हो सकता मेरे मित्रों। ये कानून इंग्रेज के लिए बनाया था, इसलिए नंबर 1 पे कौन सा सजा, कौन सा कानून रख के रख दिया था इंग्रेज ने? नंबर 1 पे देशद्रोहिता केस सबसे आगे। और क्या है इसमें? सरकार के खिलाफ, सरकार के अधिकारी, सरकार चलाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कुछ भी बोला तो आपके ऊपर राजद्रोह का केस होके फांसी तक आपको ले आ जाएगा। ये पहला कानून है देश सबसे ऊपर। और महिला को बात कर करके मार दे, उसका धारा कितना? किसी को मर्डर करते उसका धारा कितना है? मर्डर का धारा कौन सा है? 302 नंबर पे जाके रखा। किसी को हिनियस का में मर्डर कर दिया उसको 302 नंबर में, और आपने सरकार को गाली दिया, किसी व्यक्ति को गाली दिया, तो आपको 1 नंबर में देशद्रोह के मामले में आपको फांसी में लटका देगा। जैसा कि विनय बादल, दिनेश, भगत सिंह, इनको फांसी में लटकाया था। उसी कानून इस देश में चल रहा था। कांग्रेस 65 साल से राज कर रहा था। इसी कानून में हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो राज कर रहा था वो इंग्रेज का बाप बना हुआ था। उस कानून से उस कानून को हटाया नहीं, क्योंकि उस कानून को हटाएंगे तो वो सत्ता में ज्यादा दिन रह नहीं सकता, हमको अत्याचार नहीं करता, हमको डरा नहीं सकता मेरे मित्रों। आज उसी कानून को परिवर्तित किया है अमित भाई शाह जी ने। कानून रह गया। कानून में क्या किया? इसमें आपको सरकार को गाली दे, सरकार को कुछ बोले, सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ बोले, इसके लिए आपके ऊपर राजद्रोह का केस नहीं होगा मेरे मित्रों। राजद्रोह का केस है, होगा। आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, राजद्रोह का केस होगा और उसको जावज्जीवन जेल में रहना पड़ेगा मेरे मित्रों। कानून में ये बदलाव हमने लाया है 75 साल। इस देश में खाता है, इस देश में रहता है, अपने आप को विद्वान बोलता है, साइंटिस्ट बोलता है, पीएचडी होल्डर बोलता है, और पुस्तक लिखता है कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, इनको ऊपर आप कुछ केस नहीं कर सकते हो। इस देश में कानून नहीं था। कम्युनिस्ट एक बड़े नेत्री, सोशलिस्ट, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, पुस्तक लिखता है कश्मीर को दे देना चाहिए पाकिस्तान को। आज लिखो मेरे बहन, लिख के दिखाओ तो मत सीधा जेल में फूट के रख देंगे। ये काम बहुत पहले करने चाहिए थे। ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। मैं जिस जगह में सोने में आया हूं मुझे मालूम है, यहां भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, मॉब लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून ही नहीं था, इसीलिए कम्युनिस्ट माओवादी लोग मॉब लिंचिंग करके सबको मार देते थे। कुछ नहीं होने वाला, कि ब्रिटिश ने जानबूझ के ऐसा बनाया था कि वो इस तरीके से मॉब लिंचिंग को मारते थे, तब तो उस कानून में खुद फंस जाएगा। इसलिए कानून में उसकी व्यवस्था ही नहीं लाएगा। आज हम मॉब लिंचिंग को कानून की व्यवस्था में लाया है। मॉब लिंचिंग करेगा तो उसको जावज्जीवन जेल हो जाएगा, नॉन वेलफेयर सेक्शन लगा दिया मेरे मित्रों। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज क्राइम करता था, विधायक जी जरूर जानता है, ऑर्गेनाइज क्राइम करके छोटे मोटे सामने जो लोग रहेगा उनको पकड़ा जाता है, और उनका साजा कितना था? 6 मंथ का साजा, कुछ नहीं होने वाला है। आज हमने ऐसा कानून लाया, अभी नया कानून जो है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया तो इसका मूल व्यक्ति कौन है, कहां बैठे हैं, उसके ऊपर भी इतना कठोर कानून लगाया हमने। 15 साल की सजा लगाया, नॉन वेलफेयर सेक्शन लगा दिया, और अंतिम व्यक्ति तक चाहे वो विदेश में भी रहे उसको भी लेकर आएंगे, ऐसा कानून बना दिया।
अभी पहले हमारा कानून ऐसा था, हमको कितना परमिशन लेना पड़ता था, फोन करके जाके दुबई में बैठा रहेगा, वहां चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। किंतु आज जब नया कानून आया, कहीं भी क्राइम करके दुनिया के कहीं भी जाओ, अमित भाई साहब उसको पकड़ के भारत बसी के सामने कोर्ट में खड़ा करके रख देगा मेरे मित्रों। उसके बाद इस देश में कानून ऐसा बना के रखा हुआ था, एक डायलॉग में अभी बोलूंगा, किसका, धर्मेंद्र के बेटा, क्या नाम, सनी देओल का, क्या बोलता है वो, बोलता है कानून क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बोलता है ना। डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, अभी और वो बोलेगा नहीं, क्योंकि आप तारीख पे तारीख नहीं लगेगा। अमित भाई शाह जी ने तय कर दिया, कोई भी केस 3 साल के अंदर खत्म करना पड़ेगा। इस देश में वो कानून लाया है। हम लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं पंजाब प्रमुख हूं, मैं मंडल प्रेसिडेंट हूं, किंतु इतना जानकारी नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि ये कानून बनाने वाला टीम में मैं भी हूं, मैं भी उसका मेंबर हूं, इसलिए मुझे ये सब पता है। खान पान में मिलावट, भारत में हर चीज में मिलावट कर दो, कोई कुछ नहीं करने वाला है। उसके बाद बीमार पड़ो, हॉस्पिटल जाओ, एडमिट हो जाओ, जमीन बेच के खर्चा करो, किडनी रिप्लेस करो। खान पान के कारण से 80% बीमार होता है। क्योंकि उस समय हम अपने देश में उगाते थे, रॉ मटेरियल अंग्रेज लेके जाते थे ब्रिटेन में, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके आपके पास लाता था, आप खरीदते थे, क्योंकि अंग्रेज के जो कंपनी है उसको बचाना है, इसीलिए उसको कड़ा कानून अंग्रेज ने नहीं लाया। इसलिए उसमें क्या था, खान पान में मिलावट हो, आपके दवाई में मिलावट हो, कहीं भी मिलावट हो, ज्यादातर मैक्सिमम सजा 6 मंथ है और मैक्सिमम जुर्माना 5,000 रुपया। हम लोगों ने अभी जो नया कानून लाया, कोई भी खान पान दवाई में मिलावट करेगा तो उसको 5,000 नहीं 25,000 जुर्माना, नॉन वेरिएबल सेक्शन और मिनिमम सजा 6 महीना, ज्यादा कोई सीमा नहीं है मेरे मित्रों। मैंने इसलिए आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि ये सब नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जी ने किया है मेरे मित्रों। हम किस लिए बीजेपी करें, किस लिए पन्ना प्रमुख बने, किस लिए मंडल प्रेसिडेंट बने, किस लिए एमएलए बनाया, क्या एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए नहीं, जनता को सेवा करने के लिए, गरीब को अधिकार देने के लिए। मोदी जी ने जैसे दुनिया में किसी देश ने चांद के दक्षिण प्रांत में सैटेलाइट बैठा नहीं पाया था, मोदी ने भी पहली बार फेल हो रहा था कि मेलो, मोदी हारने वाला व्यक्ति नहीं है, दूसरी बार किया तो करके दिखा दिया दुनिया को मेरे मित्रों। और साथ ही साथ मोदी वो व्यक्ति है, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज भी दे रहा है मेरे मित्रों। पहले की सरकार 1 किलो दे दिया तो आपको 1 साल बोलता रह जाएगा। मैं मोदी जी को देखता हूं, जब भी मन की बात में किसी कार्यक्रम में कभी नहीं बोलता मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता हूं, अहंकार नहीं करता, खुद का गर्व नहीं करता मेरे मित्र। आप मन की बात सुनना मोदी जी के, कभी भी आपने एक भी स्कीम के बारे में नहीं बोलता मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने गरीब के लिए ये किया, भारत के लिए ये किया। मन की बात में एक एपिसोड में मैंने दिखा दो जो मोदी जी ने कहा अपने बारे में बोला। मन की बात में आपकी मन की बात दुनिया के सामने रखता है मेरे मित्रों। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हमारे घर के सामने गांव में अच्छा कोई व्यक्ति काम कर रहा, हमको मालूम नहीं है, मोदी जी जब मन की बात में बताता है जो हरियाणा के वो गांव सबसे सच्चे गांव है, तब हमको मालूम चलता है तो हमारे साथ वाला गांव तो सबसे सच्चे गांव है। मोदी जी जब मन की बात में बोलता है हरियाणा का ये गांव में ये फसल सबसे ज्यादा होता है, प्राकृतिक खेती वहां सबसे ज्यादा होता है, वो व्यक्ति करता है, तब जब हमको मालूम चलता है तो मेरे गांव में, मेरे घर के आसपास लोग ऐसा काम करते हैं मेरे मित्रों। ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने कभी नहीं देखा। अरे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर देख लिए उतना ही होता था। मैं भी छोटा रहता हुआ त्रिपुरा में रहता था,
इंदिरा गांधी बाकी सब प्रधानमंत्री जाते थे तो दौड़ दौड़ के ऊपर से हेलीकॉप्टर देख लिया, बस हो गया प्रधानमंत्री। आज नरेंद्र भाई मोदी फोन उठा के आपके घर में भी फोन सकता है, किसी समय किसी के घर में फोन आ जाता है, मैं नरेंद्र भाई मोदी बोलता हूं। लोगों को कभी विश्वास नहीं होता। मेरे त्रिपुरा में मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी डेपुटेशन में आ गया है। रात को 11 बजे मोदी जी का फोन गया, तुमने बहुत भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं नरेंद्र भाई मोदी बोल रहा हूँ। तो ये बोल रहा है भाई हमारे साथ जो आप मजाक कर रहे हो, क्यों करके बोला, अरे नहीं भाई मैं नरेंद्र भाई मोदी बोल रहा हूँ। मैंने डीएम को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि डीएम के साथ भी पीएम नहीं बात करते थे उस समय मेरे मित्रों। और आज के दिन के नरेंद्र भाई मोदी डीएम के नहीं, यहाँ जो बैठे पन्ना प्रमुख से भी बात करता है, वो उनसे बात कर देता है, वीडियो कॉल कर देता है। आज भी उनका यात्रा चल रहा है, पूरे देश भर में विकसित यात्रा चल रहा है। जिसने सुविधा लिया, जिसको नहीं मिला उसको दिलाने के लिए सरकार आपके द्वार में खड़े हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके दिखाया मेरे मित्र। इसलिए जो लोग कहता है उनको पूछना चाहिए, क्या आपके माध्यम से कभी सरकार का कोई सुविधा द्वार में आया था? आपने तो नारा बहुत दिया था, किंतु काम नहीं किया मेरे मित्रों, काम नहीं किया मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्वाना के जो जनता है, मैं इनको कहना चाहता हूं, मत विभेद हो ही सकता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी मोदी का विकल्प इस देश में नहीं है मेरे मित्रों, और अगले 25-30 साल तक भी नहीं है, नहीं बन सकता, कि उनका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है। वो देश को प्यार नहीं करते मेरे मित्रों, देश की जनता को प्यार नहीं करता। आप लोगों को लगता है आप लोगों को प्यार करता है, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। प्यार तो उसके चेहरे में झलकता है। हमारे देश के माताएं चाहे कम पढ़े लिखे हो, किंतु चेहरा देख के बता देता उसके अंदर क्या चल रहा है। हमारे देश के किसान के पास, हर के पास घड़ी नहीं हो सकता है, किंतु सूरज देख के हम बता देते हैं जो कितना समय हो रहा है वो देश है मेरे मित्रों। यूरोप में घड़ी के बिना नहीं बोल सकता टाइम, किंतु भारत में कब से शुरू हुआ तो सूरज को देख के टाइम बता देता है। उड़ीसा में सूरज मंदिर है, उस मंदिर से सूरज जब आता है वो टाइमिंग के साथ उसको समझ में आ जाता है किस तरीके से हमारे सनातन व्यवस्था ने तैयार किया हुआ है मेरे मित्रों। इसलिए मैं पन्ना प्रमुखों का क्या करना नहीं करना ये आज मैं नहीं बताऊंगा, किंतु जो मैंने कहा है, जो आइन के बारे में मैंने आज आपको बोला है, मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। कानून नया लाया है, तो जानकारी है, इसमें क्या क्या है आपको मालूम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा, वेबसाइट में जाके जरूर इस कानून को पढ़िए, क्योंकि यही आपका जीवन साथी होने वाला है, यही आपका जीवन का लक्ष्य को आगे लेके जाने वाला व्यवस्था है मेरे मित्रों। जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको लोग बेवकूफ बनाते रह जाएंगे। और ये सीधा बहुत सरल कानून कर दिया हम लोगों ने, अभी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसा सिस्टम कर दिया। किसी महिला के साथ बलात्कार किया, उन्होंने जो बोला उसको 24 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग होगा, 3 जगह पे जाएगा, बाद में वो बदल ही नहीं सकता, बदलने के लिए कोई जाएगा वो फांसी में लटक जाएगा। इसका कानून बना के लाया हम लोग, और मैं गर्व करता हूं अभी जो कानून लाया डिजिटल कानून, पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 देश बनने वाला डिजिटल कानून के लिए मेरे मित्रों, गरीब के कानून के लिए उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है मेरे मित्रों। मैं जानता हूं आप लोगों ने काफी देर से यहां बैठा है, सुबह 10-11 बजे कौन है, इधर हाथ उठाइए। 10 बजे आ गए, खाना तो नहीं मिला, खाना नहीं हुआ, खाना यहाँ है बोल रहा है। सुनो, खाना या नहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो धूप में भी बैठ सकता है, वो साइक्लोन भी लड़ सकता है, बिना खाए रह सकता है, क्योंकि ये देश उपवास का देश है मेरे मित्रों। यहाँ के घर माता सोमवार को कौन सा उपवास करता है?
शिव जी का करता है उपवास में रह जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का उपवास में रह जाता है, बुधवार को किसका गणेश जी का, धन का, भाई गणेश का पूजा नहीं है तो नहीं हो सकता है, तब भी उपवास में रह जाता है। बृहस्पतिवार को ये तो गुरुवार ही है, कुछ भी गुरु का नाम लेके आप उपवास कर लो। शुक्रवार का संतोषी मां का है, उपवास कर लो। शनिवार को शनि देवता को उपवास कर लो। रविवार को हमारे देश में, हमारे सनातन में हर दिन में उपवास करने का रास्ता है। हम जानते हैं बिना खाए हम रह सकता है, और ये इसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महिला को है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे खाए ना खाए ये भारतीय कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क तो पड़ता है वो पाकिस्तानी को पड़ता है, हमको नहीं पड़ता। हम बिना काम खाए रह सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन उपवास कर सकते हैं, ये संस्कार हमारे अंदर है। और मैं मानता हूँ उसी दिशा में, उसी शक्तिशाली मन से, एक दृढ़ता के साथ आप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी का व्यवस्था किया, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति का व्यवस्था किया है, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक नया आयाम दिया हुआ है, नया सम्मान आदर दिया है। इसलिए मैं गर्व करता हूं। हरियाणा के लोगों को एक चीज चाहिए, कौन सा चाहिए? क्या चाहिए? मोदी तो चाहिए, हरियाणा का लोगों को एक चीज चाहिए, इनको स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। और स्वाभिमान, सम्मान, आदर किसी पार्टी में किसी व्यक्ति के साथ हो तो नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी या नरेंद्र भाई मोदी, इसके बाहर किसी के पास नहीं। इसलिए हरियाणा का सम्मान का आगे बढ़ाना है, हरियाणा के जो लोग रहने वाले इनका आदर का आगे बढ़ाना है, इनका सोच का आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल निशान में वोट देके आगे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का राज्य में सरकार और केंद्र में 10 के 10 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देके देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करना, ये सुहाना का लोग सुहाने तरीके से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए। मेरे को हमें कितना जोश आ गया, मेरे बोलने के पहले बोल रहा है, ये जोश बता के रखना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, भारतीय जनता पार्टी की, अन्ना प्रमुख की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी, आपका एक एक शब्द सभी कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन के संयोजक विधायक संजय जी से आग्रह करूंगा, माननीय प्रभारी जी को स्मृति जी ने बैठकर उनका सम्मान करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी उनके साथ आए। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी माननीय प्रभारी जी का स्मृति जी ने बैठकर स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।